हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद एंड वेलकम टू दिस चैनल। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स डिकोडेड सीरीज़, जिसमें हम 2015 से लेके 2025 में यूपीएससी प्रीलिम्स में जो थीम्स रिपीटेटिवली पूछी गई है उन सबको एक रैपिड रिवीजन और कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करेंगे। और आज की हमारी थीम 1 है विजयनगर एम्पायर, इसे सिटी ऑफ विक्ट्री भी कहा जाता है। अगर हम 2015 से लेके 2025 के बीच में देखें तो विजयनगर एम्पायर से या तो कंप्लीट क्वेश्चन पूछा गया था या फिर किसी क्वेश्चन में वन ऑफ द स्टेटमेंट वाज रिलेटेड टू विजयनगर एम्पायर, और ऐसे 8 क्वेश्चंस थे। अगर हम देखें तो 2015 में जो हरिहर वन फाउंडर थे विजयनगर एम्पायर से, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। सिमिलरली 2016 में जो टैक्सेशन सिस्टम था विजयनगर एम्पायर का अंडर कृष्णदेवराय, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इन सभी क्वेश्चन को हम रिलेवेंट टॉपिक्स के अंदर कवर करेंगे, पर एक बार हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन विजयनगर एम्पायर से पूछे गए थे। सिमिलरली 2021 में विमेन के स्टेटस या फिर विमेन कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में एक्सपर्ट थी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। एंड 2021 में ही एक क्वेश्चन का वन ऑफ द स्टेटमेंट वाज रिलेटेड टू विजयनगर एम्पायर कि जब वास्को द गामा आए थे तो विजयनगर एम्पायर में कौन रूल कर रहा था। और ठीक है, 2021 में 2 क्वेश्चन पूछे जा चुके थे एंड अगेन वन मोर क्वेश्चन वाज आस्क्ड, इसमें वन ऑफ द स्टेटमेंट वाज रिलेटेड टू विजयनगर एम्पायर कि दैट द मैसूर किंगडम इमर्ज्ड आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर। नेक्स्ट, 2022 also one of the statement of a question was related to विजयनगर एम्पायर। तो इससे पता चलता है कि विजयनगर एम्पायर इज वन ऑफ द प्रायोरिटी एरिया ऑफ दोज हु आर सेटिंग द क्वेश्चंस। सिमिलरली 2023 में देवराया वन, जो वन ऑफ द प्रोमिनेंट रूलर थे विजयनगर एम्पायर के, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। एंड 2024 में कृष्णदेवराय, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे विजयनगर एम्पायर के, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो अगर हम इसकी एक ओवरऑल एनालिसिस देखें तो विजयनगर एम्पायर एक रिकरेंट थीम है जिससे लगातार ऑलमोस्ट एवरी ईयर एक क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर एवरी अल्टरनेटिव ईयर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। हालांकि इससे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसकी धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ रही है एंड इसलिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज की ज़रूरत है और जितने भी रिलेवेंट फैक्ट्स हैं उनको कवर करने की ज़रूरत है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, इकोनॉमी से रिलेटेड हो या फिर कल्चर या सोसाइटी से रिलेटेड हो, और इन सभी एस्पेक्ट को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, शुरुआत करने से पहले एक मेंटल फ्रेमवर्क देख लेते हैं जो कि लगभग सभी एम्पायर में सेम रहता है। देखिए, कोई भी एम्पायर होगा वो किसी एक, अगर हम इसे इंडिया का मैप माने तो कोई भी एक एम्पायर होगा वो किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल रीजन स्टैब्लिश होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट है ज्योग्राफिकल रीजन। सेकेंड, उनके कोई फाउंडिंग मेंबर्स होंगे और इन फाउंडिंग मेंबर के बाद एक ऐसा प्रोमिनेंट रूलर आएगा जिसके टाइम पे एम्पायर अपनी पीक पे पहुंचेगा। एंड इस प्रोमिनेंट रूलर के बाद के जितने भी सक्सेसर्स आएंगे वो इतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे, तो एम्पायर अपने डिक्लाइन की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, साथ ही हम हर एक एम्पायर की इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं एंड उसके रिलीजियस वैल्यूज़ के बारे में भी पढ़ते हैं। ठीक है, एंड अंत में कि ये एम्पायर डिक्लाइन कैसे हुआ या फिर फाइनली कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ। तो ये एक ऐसा मेंटल फ्रेमवर्क है जो हम सभी एम्पायर के लिए पढ़ते हैं। हालांकि हर एक एम्पायर के लिए स्पेसिफिक फैक्ट्स डिफरेंट हो जाते हैं, बट इस तरीके से हम आज विजयनगर एम्पायर कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अगर हम विजयनगर एम्पायर की बात करें तो विजयनगर एम्पायर का टाइम पीरियड था 1336 से 1646 एडी, और इसे कर्नाटक राज्य भी बोला जाता था। और 1336 में इसे सदर्न बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर जो कि कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, वहाँ पे इसे स्टैब्लिश किया गया था। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड टाइम पीरियड हमने देख लिया। सिमिलरली देखिए, जब विजयनगर एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो नॉर्दर्न इंडिया में यहाँ पे सल्तनत काल था या फिर हम कह सकते हैं तुगलक का रूल था। और तुगलक अपनी इस्लामिक फिलॉसफी इस्लामिक को एक्सपेंड करना चाह रहे थे, और जो हरिहर और गा थे जो कि फाउंडर थे विजयनगर एम्पायर के, उनको फोर्सफुली कन्वर्ट कर दिया गया था इस्लाम में। हालांकि वो वापस रिकन्वर्ट होते हैं हिंदुइज्म में, और जो साउथ इंडिया के हिंदू ट्रेडिशंस थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट करते हैं, जिसे विजयनगर एम्पायर से जाना गया। साथ ही जो एम्पायर पहले यहाँ पे रूल कर रहे थे जैसे होयसालाज या काकटियाज, वो ग्रेजुअली वीक होते गए, डिसइंटीग्रेट होते गए, और उसी जियोपॉलिटिकल वैक्यूम का फायदा उठाकर हरिहर और बुक्का ने इस विजयनगर एम्पायर की एस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, and so to preserve the South Indian Hindu cultural tradition against northern invasions,
मतलब जो तुगलक्स थे उनके इन्वेजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड टू फिल द जियोपॉलिटिकल वैक्यूम लेफ्ट बाय द डिफीट ऑफ काकतीयाज एंड होयसालास। दोनों फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया विजयनगर एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट में। नेक्स्ट, अगर हम देखें फाउंडेशंस एंड डायनेस्टीज जो कि रिलेटेड थी विजयनगर एम्पायर के, तो हम देखेंगे कि द एम्पायर वाज फाउंडेड 1336 बाय टू ब्रदर्स हरिहर वन, जिन्हें हक्का भी कहा जाता है, एंड बुक्का राय वन ऑफ द संगम डायनेस्टी, हु वर अर्लियर फ्यूडेटरीज ऑफ द काकतीयास। तो ये दोनों ब्रदर्स पहले काकतीयास के फ्यूडेटरीज थे और उन्होंने यहाँ पे एक जियोपॉलिटिकल वैक्यूम देखा और एक अपॉर्चुनिटी देखी कि एक अपना इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश कर सकते हैं। उसका फायदा उठाया और विजयनगर एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट किया। एक छोटा सा फैक्ट है कि एक सेज थे, एक ऋषि थे विद्यारण्य ऑफ श्रृंगेरी मठ, उन्होंने इनको इंस्पायर किया था कि आप यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश करो टू प्रोटेक्ट द साउथ इंडियन हिंदू ट्रेडिशंस। देखिए, इसी इंट्रोडक्टरी पोर्शन से ही एक क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में कि हु ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड अ न्यू सिटी ऑन द साउथ बैंक ऑफ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा, मतलब तुंगभद्रा की बात हो रही है, एंड अंडरटुक टू रूल हिज न्यू किंगडम एज एन एजेंट ऑफ अ डेटी। ये हम आगे पढ़ेंगे कि विजयनगर एम्पायर के जितने भी रूलर्स हुए वो सब अपने आप को डेटी का एक एजेंट मानते थे, मतलब डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो किंगडम एज द एजेंट ऑफ अ डेटी टू हुम ऑल द लैंड साउथ ऑफ द रिवर कृष्णा वॉज सपोज टू बिलोंग। इसका आंसर है हरिहर वन, क्योंकि हरिहर वन एंड बुक्का राय वन ने विजयनगर एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट किया था, एक नई सिटी को फाउंड किया था। नेक्स्ट, अगर हम देखें तो विजयनगर एम्पायर वॉज गवर्न बाय 4 सक्सेसिव डायनेस्टीज। ठीक है, यहाँ पे एक समझने की बात है, जैसे हम इस चार्ट से समझते हैं। देखिए, विजयनगर एम्पायर का जो एवोल्यूशन था वो हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि पहले संगम डायनेस्टी थी जिन्होंने इस एम्पायर को फाउंड किया था। फिर सलुवा डायनेस्टी आई जिनके दौरान ये इनिशियल एवोल्यूशन या इनिशियल डेवलपमेंट रहा। फिर आई थी तुलुव डायनेस्टी जिनके टाइम पे ये एम्पायर अपनी पीक पे पहुंचा। तुलुव डायनेस्टी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे कृष्णदेव राय। इनके टाइम पे ये एम्पायर अपनी जेनिथ पे या अपनी पीक पे पहुंचा। और कृष्णदेव राय के कुछ टाइम बाद यहाँ पे बैटल ऑफ तालिकोटा होती है, जिसके बाद से ये एम्पायर डिसइंटीग्रेट होता गया और वीक होता गया। ये वाला जो टाइम पीरियड है वो अराविडु डायनेस्टी से रिलेटेड है। तो संगम डायनेस्टी ने फाउंड किया, सलुवा डायनेस्टी में इनिशियल कंसोलिडेशन हुआ, तुलुव डायनेस्टी में ये अपने पीक पे पहुंचा, और अराविडु डायनेस्टी या फिर बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद ये एम्पायर धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होता गया। ठीक है, तो द एम्पायर वॉज गवर्न बाय 4 सक्सेसिव डायनेस्टीज। इसमें पहली डायनेस्टी थी संगम डायनेस्टी जिनका टाइम पीरियड 1336 से 1485 रहा, और इन्होंने इनिशियल कंसोलिडेशन किया एंड बहामनी किंगडम के साथ इनकी इनिशियल कॉन्फ्लिक्ट्स चलती रही, और एक इम्पॉर्टेंट रूलर हुए संगम डायनेस्टी के देवराया सेकंड, जिनके टाइम पे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हुआ। और अगर मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन होगा तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल एक्सपेंशन भी रहा होगा, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन भी रहा होगा। नेक्स्ट आती है सुलुव डायनेस्टी जिनका टाइम 1485 से 1505 था। इनके बाद आते हैं तुलुव डायनेस्टी जिनसे कृष्णदेवराय बिलोंग करते थे, और इन्हीं के टाइम पे ये एम्पायर अपनी जेनिथ या पीक पे पहुंचा था। और इन्हीं के टाइम पीरियड को गोल्डन एज भी कहा जाता है। गोल्डन एज क्योंकि मिलिट्री एक्सपेंशन भी रहा और साथ में कल्चरल डेवलपमेंट भी रहा। अ गोल्डन एज ऑफ एक्सपेंशन एंड कल्चरल सिंथेसिस अंडर कृष्णदेवराय। एंड फाइनली आती है अराविडु डायनेस्टी जिनका टाइम पीरियड 1570 से 1646 रहा। एंड पोस्ट तालिकोटा, तालिकोटा एक बैटल हुआ था, तालिकोटा के बैटल के बाद से ये ग्रेजुअली डिसइंटीग्रेट होता गया इनटू इंडिपेंडेंट पॉलिटीज। तो ये हमने डायनेस्टीज के बारे में देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रूलर्स की जो इन सभी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि यहाँ से रिकरेंटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर हम देखें तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं हरिहर वन, जो कि वन ऑफ द फाउंडर थे विजयनगर एम्पायर के। इन्होंने तुंगभद्रा बेसिन को कंसोलिडेट किया था, अपनी पावर की पकड़ बनाई थी, एंड होयसाला टेरिटरीज जो पहले यहाँ पे रूल करते थे उनकी कुछ टेरिटरीज को अनेक्स कर लिया था। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्हें टाइटल दिया जाता है पूर्व पश्चिम समुद्राधीश्वरा। पूर्व पश्चिम मतलब ईस्ट एंड वेस्ट, समुद्राधीश्वरा मतलब द मास्टर। तो समुद्र मतलब ओशियन एंड अधीश्वरा मतलब ईश्वरा मतलब मास्टर, तो कह सकते हैं मास्टर ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट ओशियंस। तो ये याद रखिएगा कि टाइटल पूर्व पश्चिम समुद्राधीश्वरा हरिहर वन का था। सेकंड, इन्हीं के ब्रदर जो कि एक कह सकते हैं को फाउंडर थे विजयनगर एम्पायर के, बुक्का वन जिनका टाइम पीरियड 1356 से 1377 था,
इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया था रामेश्वरम तक। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इन्होंने अपने चाइना में एक डिप्लोमेटिक मिशन भेजा था। तो हो सकता है ये कभी वन ऑफ द स्टेटमेंट पूछी जा सके किसी क्वेश्चन में। सेकंड, देवराया वन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रूलर हुए संगम डायनेस्टी के ही। इन्होंने एक डैम कंस्ट्रक्ट किया था जो तुंगभद्रा रिवर थी वहां से लेके अपने कैपिटल तक एक डैम कंस्ट्रक्ट किया था जो 24 किलोमीटर लॉन्ग था। ठीक है, तो ही कंस्ट्रक्टेड अ डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड कमीशन अ 24 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल कम एक्विडक्ट फ्रॉम द तुंगभद्रा रिवर। तो डैम से लेके कैनाल लाया गया था अपने कैपिटल सिटी तक जो कि 24 किलोमीटर लॉन्ग था। और यही क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में कि who among the following rulers of Vijayanagar Empire constructed a large dam across Tungabhadra river and a canal cum aqueduct several kilometers long from the river to the capital city? इसका आंसर है देवराया वन। ठीक है, ये एक रिकरेंट थीम है कि जितने भी इंपॉर्टेंट रूलर्स हुए, चाहे वो हरिहर वन थे, देवराया वन थे, देवराया टू थे या कृष्ण देवराय थे, उन सबसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट रूलर आए थे देवराया टू, जो कि अगेन संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। इनका एक टाइटल था और इन्हें गज बेट्टेगार के नाम से भी जाना जाता था। गज मतलब एलिफेंट एंड गज बेट्टेगार मतलब हंटर ऑफ एलिफेंट्स के नाम से जाना जाता था देवराया टू को। और इन्हीं के टाइम पे मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हुआ था। देखिए, इन्होंने क्या किया था, जो मुस्लिम आर्चर्स एंड कैवालरी थी उनको रिक्रूट किया था अपनी आर्मी में। तो ये दिखाता है कहीं ना कहीं जो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स थे वो रिलीजियसली टॉलरेंट थे। और जब मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन होगा तो हार्ड पावर बढ़ेगी, और जब हार्ड पावर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं एम्पायर का एक्सपेंशन होगा। तो इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया था टिल द कृष्णा रिवर। अगर हम देखें तो 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि हालांकि कंप्लीटली विजयनगर एम्पायर पे नहीं था, लेकिन क्वेश्चन की वन स्टेटमेंट वाज रिलेटेड टू विजयनगर एम्पायर कि इट वाज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराया टू ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को द गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। तो ये स्टेटमेंट जो थी फैक्चुअली इनकरेक्ट थी, क्योंकि जब वास्को द गामा केरला की कोस्ट पे पहुंचते तो उस समय इमादी नरसिम्हा राय जो थे सलूब डायनेस्टी के, वो विजयनगर एम्पायर को रूल कर रहे थे। नेक्स्ट आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे वेल नोन किंग कृष्ण देव राय, जिनका टाइम पीरियड था 1509 से 1529। ये मोस्ट फेमस रूलर थे एंड हु लेट द एम्पायर टू इट्स जेनिथ। जेनिथ मतलब एम्पायर अपनी पीक पे पहुंचा था, क्योंकि कल्चरल डेवलपमेंट भी हो रहे थे और मिलिट्री एक्सपेंशन एंड मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट भी इन्होंने करी थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इनके टाइटल्स क्या क्या थे, इन्हें कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई थी। तो सबसे पहले इन्हें आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इन्होंने लिटरेचर को बहुत प्रमोट किया था। आगे जाके हम देखेंगे कि इन्होंने अष्ट दिग्गज को बहुत सपोर्ट किया था और इनके कोर्ट में अष्ट दिग्गज थे जो तेलुगु के बहुत बड़े पोएट थे, और इन्होंने खुद ने भी काफ़ी लिटरेचर बुक्स लिखी थी, वो हम आगे देखेंगे। तो पहला है, इन्हें आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता था। सेकंड, कन्नड़ राज्य राम रमणा, ये भी एक इनकी अनादर टाइटल था। थर्ड, यवन राज स्थापनाचार्य, स्थापना मतलब स्टैब्लिशमेंट, यवन का राज का स्टैब्लिशमेंट, तो इन्हें कहा जाता है रिस्टोरर ऑफ द यवन और द बीदार किंगडम। ठीक है, और अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने प्लेटो के बारे में पढ़ा होगा। उन्होंने एक फेमस थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, जो कि एक सिंबल थे नॉलेज और सेक्रीफाइस के। तो अगर इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमें कहीं देखने को मिलता है तो वो हमें कृष्ण देव राय के फॉर्म में देखने को मिलता है। नेक्स्ट, अगर हम इनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट और एक्सपेंशन की बात करें तो जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे वो थे बैटल ऑफ रायचूर और गजपति कैंपेन। बैटल ऑफ रायचूर में कृष्णदेव राय ने इस्माइल आदिल शाह और बीजापुर को डिफीट किया था, और जो फर्टाइल लैंड थी रायचूर दोआब की, दोआब मतलब जो दो नदी के बीच की जो फर्टाइल लैंड होती है, उसको कैप्चर किया था। तो जब बैटल ऑफ रायचूर विच वॉज 1520। नेक्स्ट सेकेंड है गजपति कैंपेन, जिसमें कृष्णदेव राय ने जो उड़ीसा के प्रताप रुद्र थे उनको डिफीट किया था और वहाँ की प्रिंसेस से शादी करी थी। ठीक है, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट थे जो कि कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में हुए थे, बैटल ऑफ रायचूर एंड गजपति कैंपेन। नेक्स्ट, अगर हम डिप्लोमेसी और ट्रेड की बात करें तो एक मोटा मोटी याद रखिएगा कि विजयनगर एम्पायर के रूलर स्पेशली कृष्णदेव राय और पोर्चुगीज के बीच में साउंड रिलेशंस थे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशंस अच्छे थे, जो कि मेनली ट्रेड से ड्रिवन थे, और जो हमारे वेस्टर्न कोस्ट थे यहाँ के कंट्रोल से रिलेटेड थे, तो दोनों के इंटरेस्ट यहाँ पे मिल खाते थे। तो
कृष्णदेवराय मेंटेन्ड अ फ्रेंडली रिलेशंस विद पोर्चुगीज में अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि वन ऑफ द वेल नोन गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज वाज अल्फोंसो द अल्बुकर्क, तो उनके साथ इनके फ्रेंडली रिलेशंस थे। एंड टू सिक्योर द वाइटर सप्लाई ऑफ अरेबियन वॉर हॉर्सेस, देखिए अरेबिया और सेंट्रल एशिया के जो वॉर हॉर्सेस थे उनमें बहुत अच्छा माना जाता था और उनके लिए ट्रेड करी जाती थी। सो विजयनगर एम्पायर पोर्चुगीज के थ्रू द सप्लाई ऑफ अरेबियन वॉर हॉर्सेस और वेस्टर्न कोस्ट को कंट्रोल करने में उनका सपोर्ट लेते थे। और यहाँ से 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मिडिवल इंडिया गिव परमिशन टू पोर्चुगीज टू बिल्ड अ फोर्ट एट भटकल, कि भटकल पे फोर्ट बनाने के लिए कौन से रूलर्स ने परमिशन दी थी पोर्चुगीज को, तो उसका आंसर है कृष्णदेव राय। नेक्स्ट अगर हम कृष्णदेव राय की इंटेलेक्चुअल लेगेसी या फिर लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो वो खुद भी लिखते थे और बाकी पोएट्स को भी बहुत प्रमोट करते थे, सपोर्ट करते थे। तो इन्होंने एक तेलुगु मास्टरपीस लिखा था स्टेट क्राफ्ट में, या फिर पॉलिटी भी कह सकते हैं आप, अमुक्त मर्यादा, और एक संस्कृत ड्रामा लिखा था जाम्बवती कल्याणम। तो ये दोनों कृष्णदेव राय ने लिखे थे, ये याद रखिएगा, अमुक्त मर्यादा एंड जाम्बवती कल्याणम। साथ ही इनके कोर्ट में अष्ट दिग्गज भी थे, जो कि 8 ग्रेट पोएट्स थे तेलुगु के। तो 8 सेलिब्रेटेड तेलुगु पोएट्स वर इन हिज कोर्ट, जिन्हें कलेक्टिवली अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। थर्ड, अगर हम पूरे विजयनगर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें तो उसे हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो 2 पार्ट में डिवाइड था, कि जो एम्पायर था पूरा, उसके सेंटर में पूरा मोनार्क का कंट्रोल था, और जो बाहर की टेरिटरीज थी वो फ्यूडल लॉर्ड्स को दे दी जाती थी, जो यहाँ का टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। तो फ्यूडल लॉर्ड को बाकी टेरिटरी दी जाती थी और सर्वोपरि जो सुप्रीम थे वो सेंट्रल लेवल पे मोनार्क थे। तो ये एक हाइब्रिड सिस्टम था मोनार्क और फ्यूडल लॉर्ड का। सो द एडमिनिस्ट्रेशन वाज अ हाइब्रिड ऑफ मोनार्कियल अथॉरिटी, जो कि सेंट्रल लेवल पे रहती थी, एंड अ डिसेंट्रलाइज्ड मिलिट्री फ्यूडल स्ट्रक्चर। डिसेंट्रलाइज लेवल पे फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, तो यहाँ का रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, जैसे हमारे इंडिया को पूरी कंट्री को स्टेट में डिवाइड कर दिया गया है, स्टेट को फिर डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया और डिस्ट्रिक्ट को फिर विलेजेस में डिवाइड किया है। सिमिलर पैटर्न लगभग हर एम्पायर फॉलो किया था। और विजयनगर एम्पायर ने जिस तरीके से अपने एम्पायर को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में डिवाइड किया था, वो था सबसे पहले मंडलम्स जैसे हम स्टेट कह सकते हैं, मंडलम्स, फिर नाडूस जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, और फिर नाडूस को फर्दर डिवाइड किया जाता था स्थलाज में, जिसे हम सब डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं, और स्थलाज को फर्दर डिवाइड किया जाता था ग्राम्स में। तो याद रखिएगा, मंडल्स, नाडूस, स्थलाज और ग्राम्स, इस तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था विजयनगर एम्पायर में। वन ऑफ द मोस्ट यूनिक और कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, एक इम्पॉर्टेंट सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, वो था नयनकारा सिस्टम। देखिए, नयनकारा सिस्टम में क्या रहता था कि किंग और जो मिलिट्री कमांडर थे उनके बीच में एक एग्रीमेंट था कि किंग जो होगा मिलिट्री कमांडर्स को लैंड देते थे, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की राइट देते थे, और जो मिलिट्री कमांडर्स थे वो किंग को आर्मी की सपोर्ट देते थे और एक एनुअल ट्रिब्यूट भी कंट्रीब्यूट करते थे। तो ये एक म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप थी किंग और मिलिट्री कमांडर के बीच में। इन मिलिट्री कमांडर को नायक या पॉलीगार्ड्स कहा जाता था, इसलिए इस पूरे सिस्टम को अमर नायका सिस्टम भी कहा जाता है या फिर नयनकारा सिस्टम भी कहा जाता है। तो अगर हम देखें नयनकारा सिस्टम, द किंग डिस्ट्रीब्यूटेड टेरिटरीज टू मिलिट्री कमांडर्स, इन मिलिट्री कमांडर्स को नायक या पॉलीगार्ड्स भी कहा जाता था, और देवर ग्रांटेड अमरम। देखिए, ये की टर्म है, इसको याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है। अमरम्स जिसका मतलब लैंड रेवेन्यू राइट्स था। ठीक है, और अगर जब नायक्स को लैंड रेवेन्यू राइट्स दी जा रही है तो उसके एक्सचेंज में वो अपनी सर्विसेज देते थे और ट्रूप्स मेंटेन करते थे टू सपोर्ट द किंग, और साथ में वो एक एनुअल ट्रिब्यूट भी पे करते थे, और वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी वही देखते थे। नेक्स्ट, एक और इम्पॉर्टेंट फीचर था विजयनगर एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जैसे हमारे सेंट्रल लेवल पे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वैसे ही कुछ हाई एलीट ब्यूरोक्रेसी विजयनगर एम्पायर में भी थी, जो कि क्रूशियल डिसीजंस लेती थी। जैसे की पोजीशंस थी महाप्रधानी, जिनको हम प्राइम मिनिस्टर के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, और द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, महाप्रधानी। इनके बाद थे रायसम, जो कि रॉयल सेक्रेटरी थे, एंड करन्निकम, जो कि चीफ अकाउंटेंट थे, मुद्रकर्ता, जो कस्टोडियन थे रॉयल सील के। देखिए, ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, बट एक बार नज़र मार लेना इन सब की टर्म्स पे, महाप्रधानी, रायसम, करन्निकम, मुद्रकर्ता।
ठीक है, ये सब एक हाई ऑफिशियल्स थे विजयनगर एम्पायर के। एक यूनिक फीचर था विजयनगर एम्पायर का अयंगार सिस्टम। अयंगार सिस्टम, इस सिस्टम में क्या था कि किसी भी विलेज के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स थे वो 12 पर्सन्स में डिवाइड कर दिए जाते थे, और ये 12 के 12 कलेक्टिवली मिलके विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। और ये काफ़ी पावरफुल थे क्योंकि इनकी परमिशन के बिना इस विलेज में कोई भी लैंड को परचेज या सेल नहीं किया जा सकता था। ठीक है, एंड ये विलेज लेवल पे था, और सेंट्रल लेवल पे जो मोनार्क था उनके बीच में एक ऑफिशियल था जो लिंक के तौर पे काम करता था, और इन ऑफिशियल का नाम था महानायकचार्य। तो हम पढ़ लेते हैं कि द अयगार सिस्टम ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, ईच विलेज वॉज एन इंडिपेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एंड मैनेज बाय 12 हेरिडिटरी फंक्शनरीज जिन्हें अयंगार्स कहा जाता था, और नो लैंड ट्रांसफर और सेल कुड बी मेड विदाउट देयर परमिशन। तो ये अयंगार्स काफ़ी पावरफुल थे विलेजेस में। और द लिंक बिटवीन these autonomous villages and central government was maintained by an officer designated as महानायकचार्य। तो जो ये लिंक के तौर पे ऑफिसर काम करते थे इनका नाम था महानायकचार्य। और अगर हम इन 12 अयंगार्स की बात करें तो इन 12 अयंगार्स थे गोवड़ा, कर्णम, तलारी, निरान्निकर, कम्मार, बदागी, मादिगा, कुंभार, अगासा, नायंदा, पुरोहित, अकासेल। देखिए हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन सही ना हो, बट इन सब की टर्म्स पे नजर मार लीजिएगा कि 12 अयंगार्स कौन कौन थे, गोवड़ा, कर्णम, तलारी एंड एक्सेट्रा। और एक और इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है मन्यम्स। देखिए जब ये 12 ऑफिसर्स विलेज का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं तो इनको उस एडमिनिस्ट्रेशन के बदले जो मिलता था वो था मन्यम्स। मन्यम्स का मतलब टैक्स फ्री लैंड्स। तो ये अपना एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य करते थे और रिटर्न में इन्हें ये टैक्स फ्री लैंड्स मन्यम्स मिलती थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बाद तो हम बात करते हैं इकोनॉमी की। देखिए जितनी भी एंशियंट या मिडिवल एम्पायर थे उनके इकोनॉमी मेनली या तो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थी या फिर ट्रेड डिपेंडेंट थी, स्पेशली अगर वो कोस्टल रीजन में सिचुएटेड था। सिमिलरली विजयनगर एम्पायर में भी एग्रीकल्चर जो था वो बैकबोन था, और इस एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए विजयनगर एम्पायर के जितने भी रूलर्स थे उन्होंने इरिगेशन सिस्टम को बहुत डेवलप किया था, बहुत फोकस किया था। ठीक है, सो द एग्रीकल्चर वॉज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी सपोर्टेड बाय sophisticated irrigation systems like हीरिया कैनाल एंड कमलापुरम कैनाल। देखिए हमने एक पीवाईक्यू भी देखा था जिसमें देवराया वन ने एक कैनाल कंस्ट्रक्ट किया था तुंगभद्रा रिवर से लेके अपनी कैपिटल सिटी तक। तो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स कहीं ना कहीं इरिगेशन सिस्टम्स के लिए जाने जाते थे। और ये सिस्टम भी याद रखिएगा, हीरिया कैनाल एंड कमलापुरम टैंक। नेक्स्ट था रेवेन्यू। रेवेन्यू मेन तौर पे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था जिसे सिस्ट या रेखा भी कहा जाता था, और इसका जो अमाउंट था वो 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस था इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, लेकिन किसी मिलिट्री नीड्स या इमरजेंसी के टाइम पे इसको 1/6 से बढ़ा के 1/2 भी कर दिया जाता था। एंड एक यूनिक फीचर कह सकते हैं या फिर एक बड़ा ही लॉजिकल और कह सकते हैं एक रैशनल टैक्सेशन प्रिंसिपल को फॉलो करते थे विजयनगर एम्पायर के रूलर्स, क्योंकि जो लैंड पे टैक्स लगाया जाता था दैट वाज बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड। और लैंड के टैक्स के साथ साथ कुछ प्रोफेशनल टैक्सेस भी इम्पोज किए जाते थे उन लोगों पे जो बाकी तरह का काम कर रहे हैं, जैसे शॉपकीपर्स, शेपर्ड्स, म्यूजिशियन। इन पे प्रोफेशनल टैक्सेस भी लगाए जाते थे क्योंकि एक प्रोफेशनल काम करते थे। और जो प्राइवेट वर्कशॉप ओनर्स थे उन पे इंडस्ट्रियल टैक्स लगाया जाता था। ठीक है, तो 3 तरह के टैक्स हो गए, एक तो लैंड रेवेन्यू हो जाता था, दूसरा प्रोफेशनल टैक्स हो जाता था, तीसरा इंडस्ट्रियल टैक्स हो जाता था। और यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया था 2016 में कि रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ कृष्णदेव द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, द टैक्स रेट ऑन द लैंड वाज फिक्स्ड डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द लैंड, ये हमने ऊपर देखा, एंड प्राइवेट ओनर्स ऑफ द वर्कशॉप पेड एन इंडस्ट्रीज टैक्स। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका आंसर हो जाएगा सी 1 एंड 2। ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट एग्रीकल्चर के बाद इकोनॉमी का मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर था ट्रेड। ट्रेड में विजयनगर एम्पायर लगभग 300 सी पोर्ट्स को कंट्रोल करता था। इतने सारे सी पोर्ट्स से दिखाता है कि ट्रेड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था इकोनॉमी का। और सी पोर्ट्स के थ्रू ट्रेड हमारे वेस्ट में भी होती थी जैसे अरेबिया और पर्शिया में, और ईस्ट में भी होती थी जैसे चाइना एंड साउथ ईस्ट में। तो एक बहुत अच्छा ट्रेड का नेटवर्क था विजयनगर एम्पायर का। सो 300 सी पोर्ट्स फैसिलिटेटिंग ट्रेड विथ पर्शिया, अरेबिया, चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। देखिए ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ इंपोर्ट करेंगे कुछ एक्सपोर्ट करेंगे,
तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपोर्ट्स वो करते थे वो थे वॉर हॉर्सेस अरेबिया एंड सेंट्रल एशिया से। और जो एक्सपोर्ट करते थे, हालांकि पूरा इंडिया ही टेक्सटाइल और स्पाइसेस के एक्सपोर्ट्स के लिए जाना जाता था। सिमिलरली विजयनगर एम्पायर में भी मेन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट्स थे टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस। देखिए, अगर ट्रेड हो रही है एंड एग्रीकल्चर भी अच्छा कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए एक करेंसी लानी पड़ेगी। तो कॉइनेज पे भी एक बहुत सिग्निफिकेंट फोकस था विजयनगर एम्पायर के रूलर्स का। जो स्टैंडर्ड यूनिट थी कॉइनेज की वॉज द गोल्ड वरा, और साथ में जैसे पगोडा या हॉर्न भी कहा जाता था। ठीक है, तो याद रखिएगा वरा वॉज रिलेटेड टू अ गोल्ड कॉइन ऑफ विजयनगर एम्पायर। और वन ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन वॉज रिलेटेड टू फनम। फनम भी एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। हालांकि ये फनम केवल विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड नहीं था, बट होल ऑफ द साउथ इंडिया में इसे फनम के तौर पे जाना जाता था। ठीक है, तो फनम वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू कॉइन्स, जो कि एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया है। और कॉइन्स पे जो इमेजेस होती थी वो लॉर्ड वेंकटेश्वरा की होती थी, या फिर एक डबल हेडेड ईगल, ये कुछ ऐसे दिखते थे। डबल हेडेड ईगल जिसे गंडा भरुंडा के नाम से जाना जाता था, वो एक कॉमन सिंबल था कॉइन्स पे ऑफ विजयनगर एम्पायर। याद रखिएगा, लॉर्ड वेंकटेश्वर एंड गंडा भरुंडा, ये कॉमन सिंबल्स थे ऑन द कॉइन्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम देख लिया हमने, हमने इकोनॉमी देख ली, तो अब हम सोसाइटी की बात करते हैं। सोसाइटी में हम मेनली बात करेंगे क्या सोसाइटी में कोई किसी तरीके का सब कैटेगराइजेशन था, और विमेन का कैसा स्टेटस था, और रिलीजियस वैल्यूज़ क्या क्या थी। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो सोसाइटी को 4 भाग में डिवाइड कर दिया जाता था। जैसे जनरली नॉर्थ इंडिया में भी हम पढ़े हैं पहले, बाकी एम्पायर में भी ऐसा ही रहता था कि द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 प्राइमरी कास्ट, ब्राह्मण्स, क्षत्रियस, वैश्यास एंड शूद्रास। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेटस ऑफ वुमेन की, तो यहाँ पे एक डाइकोटोमी देखने को मिलती है, क्योंकि कुछ-कुछ सेगमेंट्स में वुमेन को बहुत फ्रीडम था, लेकिन साथ में कुछ रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस भी प्रिवलेंट थी विजयनगर एम्पायर की। तो वन ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स थे फर्नाओ न्यूनिस, जो कि पोर्चुगल से आए थे। उन्होंने देखा था कि विमेन इन विजयनगर वर हाईली स्किल्ड एंड एम्प्लॉयड इन डाइवर्स प्रोफेशनल रोल्स इंक्लूडिंग रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग एंड सूथिंग। दे ऑल्सो सर्व्ड एज पैलेस गार्ड्स एंड पेरेंकुन बियरर्स। ठीक है, जो पालकी वाले लोग होते उनके तौर पे भी वो सर्व करते थे। हाउएवर रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस भी थी, जैसे सती, देवदासी सिस्टम एंड चाइल्ड मैरिज। तो कहीं ना कहीं विमेन को फ्रीडम भी बहुत था, और साथ में सती और चाइल्ड मैरिज और देवदासी सिस्टम जैसे रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस भी प्रिवलेंट थी विजयनगर एम्पायर में। अगर हम विजयनगर एम्पायर की कोई नोटेबल विमेन फिगर्स देखें तो गंगा देवी जी और तिरुमला माँ जी थे, जो कि दोनों ही पोएट थे। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बट देख लीजिएगा, कभी हो सकता है वन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अ क्वेश्चन कैन बी रिलेटेड टू देम। ठीक है, गंगा देवी जी, तिरुमला माँ जी, जो दोनों पोएट थे विजयनगर एम्पायर। इसी से रिलेटेड जो विमेन का स्टेटस है उससे रिलेटेड 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू द पोर्चुगीज राइटर न्यूनिस, द विमेन ऑफ विजयनगर एम्पायर वर एक्सपर्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज, रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूथिंग। और इसका आंसर है डी, 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलीजन में। देखिए, हमने ऊपर देखा था कि देवराय टू जी ने जो थे, देवराय टू जो थे उन्होंने मिलिट्री में मॉडर्नाइजेशन किया था, और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के टाइम पे उन्होंने मुस्लिम सोल्जर्स को भी हायर किया था। तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि विजयनगर एम्पायर रिलीजियसली टॉलरेंट थे विजयनगर एम्पायर के रूलर्स। ठीक है, तो रिलीजन रूलर्स वर जनरली टॉलरेंट। और अर्लियर संगम रूलर्स जो थे वो शैवाइट्स थे, मतलब शिव जी के उपासक थे। दे वर द डिवोटीज ऑफ विरूपक्ष। हालांकि जो लेटर डायनेस्टीज आई, जो हमने 4 डायनेस्टी पढ़ी, उनमें से जो लेटर डायनेस्टीज थे वो कहीं ना कहीं वैष्णविज्म की तरफ झुके हुए थे। दे वर लीन टूवर्ड्स वैष्णविज्म, जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। और साथ में जो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स थे उन्होंने भक्ति मूवमेंट को भी काफ़ी प्रमोट किया, जैसे हरिदास मूवमेंट और श्री वैष्णविज्म ऑफ रामानुज जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जितने भी विजयनगर के एम्पायर के रूलर्स थे वो खुद को एज एन एजेंट ऑफ डेटी दिखाते थे, जिससे कहीं ना कहीं उनके रूल में लेजिटिमेसी बढ़ती थी। और ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है डिवाइन ओरिजिन ऑफ स्टेट से। ठीक है, तो रूलर्स ऑफन क्लेम टू रूल एज एन एजेंट ऑफ अ डेटी। जैसे हरिहर वन जो थे, उन्होंने कहा हरिहर वन रूल्ड द लैंड साउथ ऑफ द कृष्णा रिवर एज एन एजेंट ऑफ गॉड। द किंग्स यूटिलाइज टाइटल्स लाइक हिंदू सूरत रत्न टू इंडिकेट देयर लिंक्स विद द गॉड। और साथ में हमने पहले ये भी देखा था कि विजयनगर एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट के पीछे वन ऑफ द मेन रीजन था कि जो नॉर्थर्न इंडिया में तुगलक्स का रूल था
वो अपने इस्लामिक फेथ को एक्सपेंड कर रहे थे। तो साउथ इंडिया के हिंदू कल्चर ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इन्होंने इस तरीके के टाइटल लिए, हिंदू सूरत रत्न। तो याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। सेकेंडली, महानवमी फेस्टिवल, इसे एक महानवमी डिब्बा करके एक प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता था। तो इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग विजयनगर एम्पायर। नेक्स्ट बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर, जो था आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर। देखिए, विजयनगर एम्पायर जिस जगह पे स्टेब्लिश हुआ था, वहाँ पे पहले भी होयसालास और काकतीयास, पांड्यास, छोलास, इन सब का रूल था। तो जिन तरह का इन्होंने आर्किटेक्चर अपनाया, वैसा आर्किटेक्चर जो पहले डायनेस्टी के रूलर्स थे उनसे इन्फ्लुएंस था। सो द विजयनगर स्टाइल सिंथेसाइज चालुक्यास, होयसालास, छोलास एंड पांड्या ट्रेडिशंस। तो इन सब का एक कह सकते हैं मेल्टिंग पॉट टाइप था, सबसे थोड़ा थोड़ा बोरो किया था। साथ ही में विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने खुद का भी इनोवेशन किया था आर्किटेक्चर्स में, जैसे राया गोपुरम्स। जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में द्वारपाल्स होते हैं, वैसे ही सदर्न इंडिया में राया गोपुरम्स थे, जिन्हें हम मैसिव या रॉयल गेटवेज कहते हैं। जैसे जो टेम्पल का प्रीमाइस था, इस टेम्पल के प्रीमाइस में बहुत बड़े बड़े राया गोपुरम्स इरेक्ट किए जाते थे। अनादर इंपॉर्टेंट फीचर्स था कल्याण मंडपम। मंडपम मतलब मंडप जहाँ पे शादी रहती है। तो ये टेम्पल्स में स्टेब्लिश किए गए थे कल्याण मंडल, पिलर्ड हॉल्स फॉर डिवाइन वेडिंग। ऐसा माना जाता था कि इन हॉल्स में डिवाइन वेडिंग होती है, भगवान की शादियाँ होती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, राया गोपुरम, कल्याण मंडपम्स। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर जो कि विजयनगर एम्पायर के टेम्पल आर्किटेक्चर में देखा जाता है, वो था ऑर्नेट याली पिलर्स। याली एक तरीके का आप कह सकते हैं हॉर्स लाइक मिथिकल क्रिएचर्स था, जिनको पिलर्स पे स्कल्पचर्स किया जाता था, याली। ठीक है, तो राया गोपुरम्स, कल्याण मंडपम्स एंड याली पिलर्स। अगर हम टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करें, तो जो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स थे, इन्होंने बहुत सारे पिलर सिलेक्ट किए थे अपने टेम्पल्स में। ठीक है, तो इसके कारण ही इन्हें प्रोविडा स्टाइल कहा जाता है। प्रोविडा का मतलब पिलर्स प्लस द्रविड़, इसलिए विजयनगर एम्पायर के टेम्पल स्टाइल को प्रोविडा स्टाइल कहा जाता है। अगर हम की टेम्पल्स या की मॉन्यूमेंट्स की बात करें, तो उसमें आता है विट्ठल टेम्पल, जिसमें म्यूजिकल पिलर्स है। म्यूजिकल पिलर्स का मतलब कुछ पिलर्स है जिसपे अगर आप हार्ड ऑब्जेक्ट से स्ट्राइक करेंगे तो म्यूजिकल साउंड्स आती है। ठीक है, म्यूजिकल पिलर्स और स्टोन चैरियट के तौर पे जाना जाता है विट्ठल टेम्पल। नेक्स्ट है हजारा राम टेम्पल, जहाँ पे रामायण के रिलीफ्स हैं। और महानवमी डिब्बा, जहाँ सेरेमोनियल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे महानवमी फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा, विट्ठल टेम्पल, हजारा राम टेम्पल एंड महानवमी डिब्बा। और यूनेस्को का रिकॉग्निशन भी मिला है हम्पी को। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था कर्नल कोलिन मैकेंजी ने। ठीक है, और हम्पी को इसलिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। अगर हम लिटरेचर की बात करें, तो हम देखेंगे कि कुछ रूलर्स हुए कृष्णदेवराय जैसे, जिन्होंने खुद ने भी काफ़ी लिटरेचर लिखी और बाकी पोएट्स और राइटर्स को भी प्रमोट किया। ठीक है, द रेन ऑफ कृष्णदेवराय वॉज द प्रबंध एज। प्रबंध एज का मतलब होता है गोल्डन एज ऑफ तेलुगु लिटरेचर। देखिए, गोल्डन एज, तो कृष्णदेवराय के टाइम पे प्रबंध एज थी तेलुगु लिटरेचर की। कृष्णदेवराय वॉज अ नोटेड स्कॉलर, क्योंकि हमने ऊपर देखा था इन्होंने खुद ने अमुक्त मर्यादा लिखी थी, जो कि एक स्टेट क्राफ्ट या पॉलिटी पे बुक थी और तेलुगु में लिखी गई थी। साथ ही में इन्होंने एक संस्कृत ड्रामा लिखा था, संस्कृत प्ले लिखा था, जाम्बवती कल्याणम। और इन्हीं के कोर्ट में अष्ट दिग्गज भी थे, 8 ग्रेट तेलुगु स्कॉलर्स। और इस प्रबंध एज के पिलर्स के तौर पे ये 8 अष्ट दिग्गज काम करते थे। मतलब ये जो प्रबंध एज आई थी, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन अष्ट दिग्गज ने। ठीक है, इन अष्ट दिग्गज में 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोमिनेंट जो स्कॉलर्स थे, वो थे अल्लासानी पेदन्ना, जिन्हें आंध्र कविता पितामह भी कहा जाता है, और तेनाली रामकृष्ण, जो आपने अगर टीवी चैनल्स पे देखा होगा, तेनाली राम जी जो आते हैं वो वही है, तेनाली रामकृष्ण। और इन दोनों का अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें, तो अल्सानी पेदन्ना, जिन्हें आंध्र कविता पिता महोदय भी कहा जाता है, मतलब द फादर और द ग्रैंडफादर ऑफ तेलुगु पोएट्री। और इनका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है मनु चरित्र, और जिसका अनादर नाम है स्वरोचिसा मनु संभवम। नेक्स्ट है तेनाली रामकृष्ण जी, जिनको तेनाली रामलिंगन भी के नाम से भी जाना जाता है, या फिर विकट कवि की उपाधि भी इन्हें दी गई है। और इन्होंने लिखा था पांडुरंग महात्म्यम। ठीक है, तो इन दोनों को, हालांकि अष्ट दिग्गज में बाकी 6 दिग्गज और भी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्लासानी पेदन्ना और तेनाली रामकृष्ण है। ठीक है, ये बाकी 6 अष्ट दिग्गज के नाम है: नंदी थिमन्ना, धुर्जती, मदयंकरी मल्लन्ना,
पिंगाली सुरान जिन्होंने गरुड़ पुराण का एक फॉर्म लिखा था, और राम राज्य भूषणंदु और अय्यल राजू रामभद्र युड़तुडु। देखिए मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सही नहीं है, बट आप इसे एक बार देख लीजिएगा कि दीज वर द 8 अष्टदिग्गज। और ये सब डिटेल्स अगर हम देखें तो कहीं न कहीं हमें फॉरेन ट्रैवलर्स जो कि अपनी पर्सनल डायरी में या फिर जो भी बुक लिखे गए उनके थ्रू हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में जानने को मिलता है। तो हम फॉरेन ट्रैवलर्स के बारे में देखते हैं जिन्होंने विजयनगर एम्पायर को विजिट किया था। सबसे पहले बात करें, मोरक्को से आए थे इब्न बतूता, और ये हरिहर वन के टाइम पे आए थे। इन्होंने बताया था कि बहुत ही वेल्दी जगह है, बहुत सारे फोर्टिफिकेशंस करे हुए। ठीक है, तो इब्न बतूता हरिहर वन के टाइम आए थे। सेकंड थे निकोलो कोंटी जो इटली से आए थे। ये देवराया वन के टाइम विजिट किए थे, और इन्होंने कहा था कि एक 60 माइल सर्कमफेरेंस ऑफ कैपिटल और सती की प्रैक्टिस के बारे में भी इन्होंने बताया था कि विजयनगर एम्पायर में सती की प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट आए थे अब्दुल रजाक जो पर्शिया से आए थे। ये देवराय टू के टाइम पे आए थे। इन्होंने कहा था कि आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं है मेरी आंखों ने विजयनगर एम्पायर जैसा। तो ये फेमसली स्टेटेड दैट आई हैज नॉट सीन एनीथिंग इक्वल टू विजयनगर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट थे डोमिंगो पेस। डोमिंगो पेस ने ये बताया था कि जो विजयनगर एम्पायर की पूरी सिटी थी वो 7 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बटी थी, और जितने भी इनके एग्रीकल्चरल फील्ड थी, जितनी भी चीज़ें थी वो सारी ही इस 7th वॉल में कवर हो जाती थी। ठीक है, तो सिटी वॉज सराउंडेड बाय 7 वॉल्स। विजयनगर एम्पायर के बारे में कहा गया था डोमिंगो पेस द्वारा। साथ ही द्वारते बरबूसा, ये दोनों ही पोर्चुगल से आए थे, और ये कृष्ण देवराय के टाइम आए थे। ठीक है, और जो डोमिंगो पेस थे इन्होंने हम्पी की साइज को रोम से कंपेयर किया था। देखिए केवल एक सिटी की साइज को पूरे के पूरे रोम से कंपेयर किया था। नेक्स्ट थे फर्नाओ न्यूनिस जिन्होंने विमेन के बारे में भी बताया था कि विमेन कौन कौन सी फील्ड में एक्सपर्ट थी। ये पोर्चुगल से आए थे। सो ही विजिटेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ अच्युत राय एंड प्रोवाइडेड डिटेल हिस्टोरिकल क्रॉनिकल ऑफ द एम्पायर। मतलब एम्पायर के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स इन्होंने बताई थी। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि जैसे विजयनगर एम्पायर अपनी पीक पे पहुंचा, उसके बाद एक बैटल हुई। वो बैटल थी बैटल ऑफ तालीकोटा, उसके बाद से डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक है, तो बैटल ऑफ तालीकोटा 1565 में फाइट की गई, स्पेसिफिकली 23 जनवरी 1565। और ये राक्षसी तगड़ी एक जगह है, वहाँ पे फाइट हुई थी, इसलिए इसे बैटल ऑफ राक्षसी तगड़ी भी कहा जाता है। और इस बैटल के बाद से कह सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया, एंड दिस बैटल मार्क द एंड ऑफ द एम्पायर्स ग्लोरी। अगर हम इस बैटल में बात करें तो विजयनगर की तरफ से अलिया राम राय जी ने लड़े थे, और जो डेक्कन सल्तनत थी वो पूरी की पूरी एक अलायंस बना के आए थे। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा, बिदार मिलके एक अलायंस बनाते हैं और विजयनगर पे अटैक करते हैं। और इसका रिजल्ट ये रहा, और इसका वन ऑफ द मेन कॉज ये था, द ग्रोइंग एरोगेंस ऑफ राम राया एंड हिज डिप्लोमेटिक इंटरफेरेंस इन द सल्तनत अफेयर्स यूनाइटेड हिज एनिमीज। ठीक है, तो इनका एक कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक इंटरफेरेंस हुआ सल्तनत में, जिसके कारण जितने भी ये सल्तनत थे ये चारों एक यूनाइट होते हैं और विजयनगर एम्पायर के साथ फाइट करते हैं। आउटकम ये रहा कि रामराय जी हार जाते हैं और हम्पी को कैप्चर कर लिया जाता है। हम्पी को मतलब पूरी तरीके से डेक्कन डेक्कन सल्तनत अपने कब्जे में ले लेते हैं, और कैपिटल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और लास्ट में केवल उसका बचा कुचा रूइंस ही बचता है। ठीक है, तो इस बैटल के बाद क्या हुआ कि पावर शिफ्ट हो जाती है। जो तो अराविडो डायनेस्टी कंटिन्यू करती है रूल को, लेकिन बाद में डिसइंटीग्रेट हो जाती है। मतलब थोड़े दिन के बाद बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद भी अराविडो डायनेस्टी के कुछ रूलर्स रूल करते हैं, लेकिन फाइनली कोई स्ट्रॉन्ग रूलर इमर्ज नहीं होता है और वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो द एम्पायर फाइनली डिसइंटीग्रेट इन 1646 आफ्टर रूल ऑफ 310 ईयर्स। ठीक है, तो देखिए ये हमने विजयनगर एम्पायर को कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर किया। ये एक तरीके का रैपिड रिवीजन का लेक्चर था, जहाँ पे हमने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर किया। और अगर आप यहाँ तक आए तो थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने के लिए। आई होप आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिला होगा।